हेलो स्टूडेंट्स। मैं कमल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इक्विवेलेंस क्लासेस क्या होती है इसको डिस्कस करेंगे। इक्विवेलेंस क्लासेस जो टॉपिक है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और जो हायर क्लासेस में हम जब जाते हैं हायर स्टडीज़ के लिए तो उसमें इक्विवेलेंस क्लासेस का एक अलग से ही एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। और कई ऐसे रिजल्ट्स होते हैं जिसमें इक्विवेलेंस क्लासेस से रिलेटेड जो मीनिंग है उसका काफ़ी यूज़ होता है। तो इसमें देखें, हम आज जो डिस्कस करेंगे वो क्या होगा। एक तो इक्विवेलेंस क्लासेस क्या होती है उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद पार्टीशन ऑफ ए सेट जो होगा उसका क्या मीनिंग है, उससे रिलेटेड एग्जांपल्स और सम इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स जो हैं आज के हमारे एग्जांपल केवल इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स नहीं होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स होंगे। तो सबसे पहले हम इक्विवेलेंस क्लासेस की बात करते हैं कि इक्विवेलेंस क्लासेस का मतलब क्या होता है। लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट। ए कोई नॉन एम्प्टी सेट है एंड आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए। इक्विवेलेंस रिलेशन का क्या मतलब होता है कि वो जो रिलेशन गिवन है वो रिलेशन क्या हो, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। यानी अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव होती है तो उस रिलेशन को हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। रिफ्लेक्सिव मीन्स सेम एलिमेंट इज रिलेटेड टू सेम एलिमेंट, ए इज रिलेटेड टू ए, तो वो रिलेशन क्या कहलाती है, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए के लिए हम बात करते हैं तो वो रिलेशन क्या कहलाती है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सिमेट्रिक में हम क्या कहते हैं, इफ ए इज रिलेटेड टू बी देन बी इज रिलेटेड टू ए। एंड लास्ट वन ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होती है, इफ ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी देन ए इज रिलेटेड टू सी। यानी अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों है तो उस केस में हम कहते हैं कि वो एक जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। और इक्विवेलेंस रिलेशन अगर है तो हम उसके बाद इक्विवेलेंस क्लासेस की बात करते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन अगर नहीं होगी तो हम इक्विवेलेंस क्लासेस की बात भी नहीं करेंगे। तो इसलिए सबसे पहले क्या कहा गया कि अगर ए एक नॉन एम्प्टी सेट है एंड आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए, तो देन वी से कि ए अगर कैपिटल ए का हम कोई एलिमेंट ले रहे हैं तो हम इसके लिए देन द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए, ये एलिमेंट ए की बात कर रहे हैं, देन द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू रिलेशन, जो रिलेशन होगी उस रिलेशन के रिस्पेक्ट में डिफरेंट इक्विवेलेंस क्लासेस बनेगी हमारे पास। तो विद रिस्पेक्ट टू रिलेशन जो पॉइंट ए एलिमेंट ए है सेट का, उसके लिए जो इक्विवेलेंस क्लास होगी उस इक्विवेलेंस क्लास को हम ए सफिक्स में ए लिख दिया, ए से भी डिनोट कर देते हैं, इस वे में भी डिनोट कर देते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ए लिख दिया यहाँ की, ये क्या है, क्लास ऑफ ए। या जनरली कई बार क्या होता है कि क्लास ऑफ ए को हम सी एल ऑफ ए ब्रैकेट में ए लिख देते हैं, क्लास ऑफ ए। और क्लास ऑफ ए का मतलब क्या होता है, ए लिख रहे हैं या इसको हम ये लिख देते हैं या इसको हम क्लास ऑफ ए लिख देते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि क्लास ऑफ ए में सेट ए के वो एलिमेंट होंगे जो इस ए से रिलेटेड होंगे। क्लास ऑफ बी का क्या मतलब होगा, वो एलिमेंट सेट ए के जो बी से रिलेटेड होंगे, जो रिलेशन डिफाइंड है उस रिलेशन के अकॉर्डिंग जो एलिमेंट आएंगे वो इस सेट में लाई करेंगे। कि क्लास ऑफ ए जो है उसमें क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स इज रिलेटेड टू ए। मतलब क्लास ऑफ ए में सेट ए के वो एलिमेंट होंगे जो ए से रिलेटेड होंगे, जिनका ए के साथ रिलेशन होगा। इसी वे में अगर मैं क्लास ऑफ बी कहता हूं, क्लास ऑफ बी, क्लास ऑफ बी में सेट ए के होंगे तो एलिमेंट सब में सभी क्लासेस में सेट ए के ही, लेकिन वो एलिमेंट कैसे होंगे कि एक्स इज रिलेटेड टू बी, एक्स इज रिलेटेड टू बी। अब यहाँ भी वैसे x इज रिलेटेड टू ए लिखा है, मैंने भी x इज रिलेटेड टू b लिखा है। कई बार अगर हम यहाँ b इज रिलेटेड टू x लिख दें तो भी मीनिंग सेम हो जाएगा। x इज रिलेटेड टू b लिखो या b इज रिलेटेड टू x लिखो, दोनों का मीनिंग सेम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा सेम, क्योंकि हम इस रिलेशन को क्या कह रहे हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन मतलब सिमेट्रिक भी है, और सिमेट्रिक है तो आप a इज रिलेटेड टू b कहें या b इज रिलेटेड टू a कहें, क्योंकि दोनों के दोनों एलिमेंट तो यहाँ लाई करेंगे ही करेंगे। अगर a b से रिलेटेड है तो इसका मतलब b भी a से रिलेटेड होगा। तो x इज रिलेटेड टू b कहें या b इज रिलेटेड टू a कहें, b इज रिलेटेड टू x कहें, दोनों का मीनिंग सेम हो जाएगा। तो इसलिए ये रटने की जरूरत नहीं है कि हमने x इज रिलेटेड टू b लिखना है या b इज रिलेटेड टू x लिखना है, क्योंकि यहाँ जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक भी है ड्यू टू इक्विवेलेंस रिलेशन। तो किसी भी एलिमेंट की जो क्लास होगी वो क्लास किस वे में होगी,
किसी भी एलिमेंट की क्लास फाइंड आउट करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि उस क्लास में जो एलिमेंट होंगे वो उस एलिमेंट से, जिसकी वो क्लास है, उससे रिलेटेड होंगे। तो इसी वे में यहाँ एग्जांपल्स हैं हमारे पास। सेकंड एग्जांपल काफी अच्छा एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल भी अच्छा है, लेकिन इसका मीनिंग हमें समझ में आना चाहिए। कई बार इसमें बच्चे को मीनिंग ही नहीं समझ में आता कि क्या कहा गया है। क्या कह रहे हैं, इफ ए सेट ए ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इज ए प्लेन एंड आर इज एन रिलेशन, क्या है आर इक्विवेलेंस रिलेशन, इज कॉन्ग्रुएंट टू, इज कॉन्ग्रुएंट टू, लास्ट लेक्चर में भी हमने प्रूव किया था कि ये जो रिलेशन हम डिफाइन कर रहे हैं इज कॉन्ग्रुएंट टू, ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो देन ए कहें, या इसका क्या मतलब, क्लास ऑफ ए, इसका क्या मतलब, क्लास ऑफ ए, इसका मतलब ए, जो ये स्मॉल ए देख रहे हो, इसका मतलब स्मॉल ए जो है तो एलिमेंट, लेकिन जब हम ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब मान लो ये एक ट्रायंगल है, इसको, इस ट्रायंगल को मैंने क्या नाम दे दिया, ट्रायंगल ए। ये क्या है, ट्रायंगल ए, प्लेन है ये हमारा, इस प्लेन में ये ट्रायंगल भी आ जाएगी, कोई और ट्रायंगल भी आ जाएगी, कोई और ट्रायंगल भी आ जाएगी, कोई और ट्रायंगल भी आ जाएगी। तो अब ये जो प्लेन है, इस प्लेन में एक तो ये है मेरे पास ट्रायंगल ए, क्या इस प्लेन में मेरे पास कोई और ट्रायंगल भी होगी जो इसके कॉन्ग्रुएंट होगी, कोई हो सकती है कि ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल, यहां मेरे पास कोई ट्रायंगल है के, मैं ये कह रहा हूं कि ये और ये जो ट्रायंगल्स हैं वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, ये दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। और यहाँ भी कोई एक ट्रायंगल आ गई, मान लो ट्रायंगल है, कभी कोई कहेगी ट्रायंगल नहीं लग रही, ये एल है कोई ट्रायंगल, मान लो ये ट्रायंगल भी इस ट्रायंगल ए के कॉन्ग्रुएंट है और ये नहीं है कॉन्ग्रुएंट, मान लो ये बी ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल जो है वो ट्रायंगल ए के कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये एक ट्रायंगल है, एक ये दूसरी ट्रायंगल है और एक ये तीसरी ट्रायंगल है, ये तीनों ट्रायंगल्स, और भी आपको पता प्लेन में इनफाइनाइट मेनी ट्रायंगल्स आपको एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट मिल जाएगी। तो जितनी भी ये ट्रायंगल्स हैं जो इस ट्रायंगल ए के कॉन्ग्रुएंट हैं, वो सारी की सारी इस क्लास ऑफ ए में लाई करेंगे। क्या कह रहे हैं, क्लास ऑफ ए, क्लास ऑफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट टू ए, मतलब ये जो सेट बनेगा ए, इस सेट में मेरे पास ट्रायंगल्स होंगी, इस सेट में मेरे पास ट्रायंगल्स होंगी, और वो ट्रायंगल्स क्या होंगी, जितनी भी हमें ट्रायंगल्स होंगे, मान लो ये एक ट्रायंगल कह रहा हूं मैं यहाँ, तो वो ट्रायंगल जो होगी, वो जो ट्रायंगल ए है, इस ट्रायंगल ए के कॉन्ग्रुएंट होगी। यहाँ अगर कोई मैंने एक ट्रायंगल लिखी है, ये ट्रायंगल है कोई, तो ये जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल ए के कॉन्ग्रुएंट होगी, तो ये क्या कहलाएगी, क्लास ऑफ ए, मतलब जो ट्रायंगल ए है उसके कॉन्ग्रुएंट जितनी भी ट्रायंगल्स होंगी वो क्लास ऑफ ए में बिलोंग करेंगी, जितनी भी ट्रायंगल्स जो ए ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होंगी वो क्लास ऑफ ए में लाई करेगी। इसी वे में जैसे ये कह रहे हैं ए बी, ए बी, ये जो क्या कह रहे हैं ए बी का मतलब क्या है, क्लास ऑफ बी, मतलब ये ट्रायंगल है, मान लो इस ट्रायंगल से थोड़ी सी बड़ी ट्रायंगल है ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल बी, क्लास ऑफ बी में एक ट्रायंगल ये आ गई, एक कहीं और आ जाए, ये और ये ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो, ये मत कहना जी कॉन्ग्रुएंट नहीं लग रही, नहीं लग रही, लेकिन मान लो ये और ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो, तो ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स किस क्लास में होंगी, क्लास ऑफ बी में। क्लास ऑफ बी इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी, जो ट्रायंगल बी है इसके कॉन्ग्रुएंट जितनी भी ट्रायंगल्स होंगी वो सारी की सारी किस में आ जाएगी, ए बी में, क्लास ऑफ, मतलब यहाँ जितनी भी ट्रायंगल्स आएगी इस कलेक्शन में वो सारी की सारी ट्रायंगल्स क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी। तो ये हमारे पास इक्विवेलेंस क्लासेस बनती हैं, ये तो जस्ट एक एग्जांपल की फॉर्म में इस वे में है जो मैंने आपको डिफाइन किया। नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसमें हमें बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि हर एक एलिमेंट की, क्योंकि इसमें तो मैंने ये कह दिया ना कि इसमें वो सभी ट्रायंगल्स होंगी जो इस ट्रायंगल ए के कॉन्ग्रुएंट होगी, क्लास ऑफ बी में वो सभी ट्रायंगल्स होंगी जो ट्रायंगल बी के कॉन्ग्रुएंट होंगी। लेकिन नेक्स्ट एग्जांपल बड़ा अच्छा एग्जांपल है क्योंकि इसमें हम एलिमेंट्स लिख के भी दिखा रहे हैं कि भैया इस क्लास में ये एलिमेंट लाई करेंगे, इस क्लास में ये एलिमेंट होंगे। और एक बात और बता देता हूँ कि जो ये इक्विवेलेंस क्लासेस होती हैं, ये जो इक्विवेलेंस क्लासेस होती हैं, जैसे ये क्लास ऑफ ए है, ये क्लास ऑफ बी है, क्लास ऑफ सी है, तो ये जो क्लासेस होती हैं ये क्लासेस या तो म्यूचुअली डिसजॉइंट होती हैं, मतलब एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं मिलेगा। मान लो इसमें अगर कोई एक ट्रायंगल है ना तो वो सेम ट्रायंगल आपको यहाँ नहीं मिलेगी। तीसरी जो क्लास ऑफ सी कहेंगे हम, क्लास ऑफ सी कहेंगे तो उसमें नहीं मिलेगी, या हो सकता है कि दोनों की दोनों क्लासेस सेम हो, भाई अगर ये क्लास और ये क्लास सेम है
क्लास ऑफ ए और क्लास ऑफ सी सेम है, तो इसमें सभी के सभी एलिमेंट सेम मिलेंगे। मतलब जो ये इक्विवेलेंस क्लासेस होती हैं, ये इक्विवेलेंस क्लासेस क्या होती हैं, आइदर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल। या तो दो इक्विवेलेंस क्लासेस में एक भी एलिमेंट सेम नहीं होगा या सारे के सारे एलिमेंट सेम होंगे। टू इक्विवेलेंस क्लासेस आइदर डिसजॉइंट होंगी या आइडेंटिकल होंगी। तो इससे रिलेटेड ये जो सेकंड पार्ट है, ये अच्छा एग्जांपल है और इसको हमने अच्छे तरीके से समझना चाहिए, अच्छे तरीके से करना चाहिए। देखिए क्या कह रहे हैं, इफ सेट n इज द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, n सेट है नेचुरल नंबर्स का, एंड रिलेशन a इज डिफाइंड, r इज डिफाइंड एज, r जो रिलेशन है वो कैसे डिफाइन कर रहे हैं, a और b नेचुरल नंबर है, तो a रिलेटेड टू b कब होगा, a इज रिलेटेड टू b कब होगा, जब a एंड b लीव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 5। अगर a को भी 5 से डिवाइड करें और b को भी 5 से डिवाइड करें, दोनों केस में रिमाइंडर सेम आए। अगर a और b दोनों को 5 से डिवाइड करें और रिमाइंडर सेम आए, तो a इज रिलेटेड टू b होगा। तो ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। कैसे इक्विवेलेंस रिलेशन है कि अगर मान लो a इज रिलेटेड टू a हो जाएगा क्या, जब a को 5 से डिवाइड करेंगे, a को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर सेम ही आएगा। भाई a को ही तो डिवाइड करने की कह रहे हैं, दो बार अलग अलग कह रहे हैं, तो a इज रिलेटेड टू a होगा। अगर a b से रिलेटेड है, जब a और b को 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर सेम है, तो जब b और a को 5 से डिवाइड करेंगे तब भी तो रिमाइंडर सेम ही आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, सिमेट्रिक होगी। अगर a इज रिलेटेड टू b है, b इज रिलेटेड टू c है, तो a इज रिलेटेड टू c होगा ही होगा, क्योंकि जब मान लो मैंने इन दोनों को 5 से डिवाइड किया, a को और b को 5 से डिवाइड किया, मान लो रिमाइंडर 3 आ गया, सेम आ गया, 3 आ गया। तो जब मैं यहाँ कह रहा हूँ b और c को डिवाइड कर रहा हूँ 5 से, जब यहाँ b को 5 से डिवाइड करने से रिमाइंडर 3 आ रहा था, तो यहाँ पे भी तो b को 5 से डिवाइड करने से रिमाइंडर 3 आएगा, और यहाँ 3 आ गया, तो इसका मतलब जब c को डिवाइड करेंगे 5 से तो भी रिमाइंडर 3 आएगा। इसका मतलब a और c को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा, या कह लो सेम आएगा, मतलब a इज रिलेटेड टू c, यानी ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी हो जाएगी। तो ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है, तो इसका मतलब ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। और अगर इक्विवेलेंस रिलेशन है, क्लियरली रिलेशन आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। और अगर कोई रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो हम उस रिलेशन की हेल्प से इक्विवेलेंस क्लासेस बना सकते हैं। और इक्विवेलेंस क्लास कैसे बनाएंगे, इक्विवेलेंस क्लास कैसे बनाएंगे वो देखें। अगर मान लो मैं ये कहता हूँ क्लास ऑफ ए, क्लास ऑफ ए, क्लास ऑफ ए में क्या एलिमेंट होगा, x, such that x is natural number and x is related to a, x is related to a। क्लास ऑफ ए में वो नेचुरल नंबर होंगे, क्लास ऑफ ए में वो नेचुरल नंबर होंगे जो a से रिलेटेड होंगे। मतलब अगर a को हम 5 से डिवाइड करते हैं, तो जो रिमाइंडर आएगा, आपको पता किसी भी नंबर को 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा, या तो 0 आएगा या 1 2 3 4। किसी भी नंबर को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो 0 1 2 3 4 ही रिमाइंडर आएगा, उसके अलावा और कोई रिमाइंडर आएगा ही नहीं। तो मान लो मैं ये कह रहा हूँ कि a को जब मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर अगर 3 है, a को मैं अगर 5 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर अगर 3 है, तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, अगर मैं a को 5 से डिवाइड करता हूँ और रिमाइंडर 3 है, तो यहाँ x की वैल्यू क्या हो सकती है, बता सकता है कोई। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं a को 5 से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर 3 है, तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, x की क्या वैल्यू होगी, वो नेचुरल नंबर जिसको मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या है, क्या है 3। भाई x इज रिलेटेड टू a का मतलब क्या है कि जब मैं x और a दोनों को 5 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर सेम आए। अब मैं यहाँ सपोज कर रहा हूँ कि मैंने अगर a को 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 3 है, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ सकती है, x की वो सभी वैल्यूज आ सकती हैं, वो सभी नेचुरल नंबर्स आ सकती हैं जिनको मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या है 3। x की वैल्यू क्या 13 हो सकती है, 13 कब होगी, अगर मैं 13 को 5 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या होगा 3। 13 को 5 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 3 होगा, तो इसका मतलब यहाँ x की वैल्यू 13 हो सकती है, x की वैल्यू 6 हो सकती है। अगर मैं 6 को 5 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 1 आएगा, तो इसका मतलब x की वैल्यू 6 नहीं हो सकती, x की वैल्यू 3 हो सकती है, 8 हो सकती है, 18 हो सकती है, एंड सो ऑन। अगर x की वैल्यू इनमें से कोई है, 3 8 13 18 23 28 33 38 एंड सो ऑन,
तो उन सभी नंबर को अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 3 आएगा। इसका मतलब वो सारे के सारे एलिमेंट क्लास ऑफ ए कह लो, या मैं क्या कह सकता हूँ, क्लास ऑफ 3, क्लास ऑफ 3, क्लास ऑफ 3 में ये सारे एलिमेंट। तो हम यहाँ क्लासेस डिफाइन करने की बात कर रहे हैं। एक बार जब आप कर लोगे तो आपको लगेगा वेरी इजी, कुछ नहीं है, सिंपल सा पार्ट है। जैसे अब देखें यहाँ क्या कहा गया है, आपने क्या फाइंड आउट करना है, A0। A0 का मतलब क्या है, क्लास ऑफ जीरो, क्लास ऑफ जीरो, A0। वैसे A0 की बजाय यहाँ हमें A5 कहना चाहिए वैसे, क्योंकि जीरो नेचुरल नंबर नहीं होता, जीरो नेचुरल नंबर नहीं होता। तो यहाँ हम जीरो के प्लेस पर यहाँ हमें 5 यूज करना चाहिए, जीरो नहीं करना चाहिए। या हम यहाँ इसमें होल नंबर लेते, ये जो पार्ट है यहाँ A0 के प्लेस पर ये हमने A5 कहना चाहिए, A5। क्योंकि वो जो नंबर होता है इक्विवेलेंस क्लास जब हम डिफाइन करते हैं तो वो नंबर भी उस सेट का एलिमेंट होना चाहिए। या तो ये जो n जो आप देख रहे हो नेचुरल नंबर, इस नेचुरल नंबर के प्लेस पर हम क्या वर्ड यूज करें, होल नंबर, तब हम यहाँ A0 क्लास कह पाएंगे। अदरवाइज हम यहाँ A0 क्लास नहीं कह पाएंगे। तो पहले मैं A1 की बात कर लेता हूँ। A1, A1 का मतलब क्या है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, या इसको आप क्लास ऑफ 1 भी लिख सकते हो, CL, क्लास ऑफ 1। क्लास ऑफ 1 का मतलब क्या होगा, वो एलिमेंट जो 1 से रिलेटेड होंगे, क्या लिखेंगे, n such that n belongs to n and on division by n leaves the same remainder 1। क्यों, अब हमने यहाँ क्यों कह दिया n leaves the same remainder 1, क्योंकि हमें पता है कि क्लास ऑफ 1 की बात कर रहे हैं। जब हम 1 को 5 से डिवाइड करेंगे, जब हम 1 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1। तो इसका मतलब वो सभी नेचुरल नंबर्स जिनको हम 5 से डिवाइड करें और रिमाइंडर 1 आए तो वो क्या हो जाते हैं, 1, 6, 11, 16 एंड सो ऑन। ये सभी नेचुरल नंबर्स ऐसे हैं जिनको आप 1 से डिवाइड, सॉरी, जिनको आप 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये मेरी क्या हो जाएगी, क्लास ऑफ 1। इसी वे में अगर मैं क्लास ऑफ 2 कहता हूँ, क्लास ऑफ 2, क्लास ऑफ 2 अगर कहता हूँ, मुझे पता है 2 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर 2 आएगा। तो इसको ये लिख दिया, या मैं चाहता तो इसको मैं क्या लिख सकता था, n such that n belongs to n, 2 is related to x, ये भी बात कह सकते थे, 2 is related to x। 2 is related to x का मतलब क्या हुआ, 2 और x को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो सेम रिमाइंडर आए, और मुझे पता है कि जब मैं 2 को 5 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 2 आएगा। तो इसका मतलब 2 is related to n, x की प्लेस पर n आ जाएगा, 2 is related to n। तो इसका मतलब मैं जब n को 5 से डिवाइड करूंगा, जब मैं n को 5 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 2। n को अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 2। तो इसका मतलब यही लिख रहे हैं यहाँ, एंड ऑन डिवीजन बाय 5 n लीव्स द रिमाइंडर 2। और ऐसे कौन से नेचुरल नंबर है, 2, 7, 12, 17, ये सभी नेचुरल नंबर्स ऐसे हैं जिनको अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 2 आएगा। तो ये नंबर्स किस में आ जाएंगे, किसके एलिमेंट हो जाएंगे, क्लास ऑफ 2 के। इसी वे में मैं अगर A3 कहता हूँ, A3, क्लास ऑफ 3, क्लास ऑफ 3 का मतलब क्या होगा, वो नेचुरल नंबर, वो नेचुरल नंबर जो इस 3 से रिलेटेड होंगे। क्लास ऑफ 3 का मतलब क्या होगा, वो नेचुरल नंबर जो इस 3 से रिलेटेड होंगे, 3 से रिलेटेड होंगे मतलब 3 और n को 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर सेम आए। हमें पता है कि 3 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर 3 आएगा। तो इसका मतलब वो सभी नेचुरल नंबर्स जिनको मैं अगर 5 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर 3 हो, तो वो क्या हो जाते हैं, 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन। इसी वे में A4, क्लास ऑफ 4, क्लास ऑफ 4 में वो सभी नेचुरल नंबर्स होंगे जिनको मैं 5 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 4 हो, तो वो क्या हो जाते हैं, 4, 9, 14, 19 एंड सो ऑन। और इसी वे में मैं अगर A5 कहता हूं, A5 अगर मैं कहता हूं तो A5, मुझे पता है मैं 5 को 5 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा, 5 नहीं आएगा। जब मैं 5 को 5 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसका मतलब वो सभी नेचुरल नंबर जिसको मैं 5 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 0 आए, मतलब A5 में क्या होगा, n such that n belongs to natural number and n is related to, n is related to 5, n is related to 5 मतलब on division on 5 n leaves the remainder 0। यहाँ तो 0 ही आएगा, कभी कोई कह दे यहाँ भी 5 लिखते हैं,
अगर यहाँ 5 लिख दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। 5 से डिवाइड करें, रिमाइंडर 0 आए, तो वो नंबर्स क्या हो जाते हैं, 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन। तो ये हमारी क्या होगी, क्लास ऑफ 5। इसी वे में अगर मैं A6 कहता, A6, तो A6 में जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, वो नेचुरल नंबर जो इस 6 से रिलेटेड होंगे। मतलब अगर मैं 6 को 5 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1। तो इसका मतलब वो सभी नेचुरल नंबर जिसको मैं 5 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 1 आए, तो वो कौन कौन से हो जाएंगे, 1, 6, 11 एंड सो ऑन। ये सभी ऐसे हैं जो 6 से डिवाइड करने पे, सॉरी 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 देंगे, क्योंकि 6 भी 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर 1 देता है। लेकिन आप देख रहे हो कि ये वाले नंबर और ये वाला जो सेट था ये सेम है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो A1 थी, A1 क्लास, इसको मैं A6 भी कह सकता हूँ, A11 भी कह सकता हूँ, A16 भी कह सकता हूँ एंड सो ऑन। इसी वे में अगर आप क्लास ऑफ 7 फाइंड आउट करते हो तो वो सेम एज इट इज यही मिलेगी, A2 कहें या A7, A12 एंड सो ऑन। यानी कहने का मतलब ये है, अगर आप और कोई क्लास फाइंड आउट करेंगे, किसी भी एलिमेंट की क्लास फाइंड आउट करोगे, तो ये जो 5 क्लासेस आई हैं, ये जो 5 क्लासेस आई हैं यही क्लासेस होंगी, इनके अलावा और कोई क्लास नहीं होगी। मैंने क्या कहा, और ये क्लासेस जो आप देख रहे हो, फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ क्लास, ये सभी की सभी क्लासेस क्या है, डिसजॉइंट है, इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। लेकिन अगर मैं दूसरी कोई ये क्लास ले रहा हूं, तो ये क्लास में जब एक एलिमेंट 6 यहाँ है और 6 यहाँ है, जब एक एलिमेंट ही सेम हो गया तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली दोनों क्लासेस क्या मिलेंगी, सेम मिलेंगी। यानी जो इक्विवेलेंस क्लासेस होती हैं वो क्या होती हैं, आइदर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल। तो केवल हमारे पास इस क्वेश्चन में 5 डिसजॉइंट क्लासेस बनेंगे। इनके अलावा किसी भी नंबर की आप क्लास फाइंड आउट करके देखेंगे, A18 फाइंड आउट कर लें, A18, A18 में कौन से नेचुरल नंबर आएंगे, 18 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आता है, 3। तो वो सभी नेचुरल नंबर जिनको 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 आए, वो किस में आया था आपका, A3 में। A207 फाइंड आउट करना चाहेंगे, A207, इसमें वो एलिमेंट आएंगे जो रिमाइंडर सेम देंगे जो ये रिमाइंडर देगा 5 से डिवाइड करने पे। 207 को जो 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 2। तो इस क्लास में वो सभी एलिमेंट आएंगे जिसको 5 से डिवाइड करने से रिमाइंडर 2 आए, यानी वो A2 बन जाएगा। जो ये हमारी 5 क्लासेस आई हैं, किसी भी नेचुरल नंबर की क्लास फाइंड आउट कर लो, इन 5 क्लासेस में से ही आएगी और कोई क्लास नहीं आएगी। और आप अगर इन 5 क्लासेस की यूनियन देखोगे, अगर मैं इन सभी 5 क्लासेस की यूनियन फाइंड आउट करूं, A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4 यूनियन A5, अगर आप इन इक्विवेलेंस क्लासेस की केवल यही 5 क्लासेस हैं और अगर आप इनकी यूनियन फाइंड आउट करके देखेंगे तो वो आपको सेट ऑफ नेचुरल नंबर के इक्वल मिलेगा। जो ये डिसजॉइंट क्लासेस हैं, पॉसिबल डिसजॉइंट क्लासेस, इनकी अगर आप यूनियन लेंगे तो वो यूनियन आपको सेट ऑफ नेचुरल नंबर के इक्वल मिलेगी। तो यही हम कह रहे हैं, सिंस ऑन डिवीजन बाय 5 द रिमाइंडर कैन बी ओनली, रिमाइंडर क्या होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, सो नो अदर इक्विवेलेंस क्लासेस आर पॉसिबल, और कोई इक्विवेलेंस क्लास पॉसिबल नहीं होंगी, केवल ये 5 इक्विवेलेंस क्लासेस होंगी, A1, A2, A3, A4 एंड A5। बाकी ए से ये भी कह सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि A1, A2, A5 कहें, आप चाहें तो ये कह सकते हो कि A7, A8, A9, A10, A11, तो ये 5 डिसजॉइंट क्लासेस है। इनकी यूनियन अगर आप लेंगे तो इनकी यूनियन भी आपको सेट ऑफ नेचुरल नंबर मिलेगी। सो ऑब्जर्व दैट दीज क्लासेस हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, n इज इक्वल टू जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है वो किसके इक्वल होगा, A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4 यूनियन A5, ये कहेंगे हम। और इसी वे में ये जो AI इंटरसेक्शन AJ फाइंड आउट करेंगे, AI इंटरसेक्शन AJ फाइंड आउट करेंगे तो ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 5 के इक्वल आएगी। मतलब जो ये इक्विवेलेंस क्लासेस है, ये जो इक्विवेलेंस क्लासेस है, ये इक्विवेलेंस क्लासेस क्या होती हैं, डिसजॉइंट। ये इक्विवेलेंस क्लासेस क्या होती हैं, डिसजॉइंट। तो जो इक्विवेलेंस क्लासेस होती हैं म्यूचुअली डिसजॉइंट, या अगर कोई दो भी हम अलग बात करते हैं तो वो उनको हम आइडेंटिकल कह सकते हैं।
मतलब जो इक्विवेलेंस क्लासेस होती हैं वो क्या होती हैं, आइदर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल। यहाँ जो हम बात कर रहे हैं केवल 5 जो दिखा रहे हैं हम, ये हमें क्या कह रहे हैं कि दीज आर डिसजॉइंट। यहाँ हम n इज इक्वल टू A1 A2 A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4 यूनियन A5 जो है, इसके प्लेस पर जो भी हम चाहें, सपोज A3 से भी स्टार्ट करके आप लिख सकते हो A3 यूनियन A4 यूनियन A5 यूनियन A6 यूनियन A7, क्योंकि ये जो A3 A4 A5 है ये आपके सेम एज इट इज हो जाएंगे। जो A1 है, A1 और A6 आपको सेम मिलेंगे। सिमिलरली A2 और A7 सेम मिलेंगे। मतलब हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर को यूनियन ऑफ डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लासेस जो है उसकी फॉर्म में हम लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ ये जो पार्ट हमने किया है ये हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के लिए किया है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के लिए। अगर यहाँ मेरे पास नेचुरल नंबर के प्लेस पर होल नंबर्स होते, होल नंबर, तो उस होल नंबर के केस में जैसे मैंने यहाँ जो क्लासेस फॉर्म की थी, लास्ट में भी आपने देखा A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 कह रहे थे। लेकिन अगर हम होल नंबर्स ले लेते हैं तो होल नंबर्स में जीरो भी होता है। तो जैसे हम A0 की बात करें तो A0 भी क्लास हो सकती है, क्लास ऑफ जीरो। लेकिन डिफरेंस क्या आ जाएगा कि इसमें आपके पास 5 10 15 20 ये एलिमेंट्स थे। अब हमारे पास इसके प्लेस पर जीरो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। अगर हम देखते हैं तो A0 जो बनेगा हमारे पास क्लास, इसमें वो सभी होल नंबर्स होंगे जिनको 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 हो, तो वो क्या हो जाएंगे 0 5 10 15 20 एंड सो ऑन, ये वाला पार्ट आ जाएगा मेरे पास A0 इज इक्वल टू। तो इसका मतलब जो होल नंबर है इसको हम यूनियन ऑफ A0 यूनियन A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4 लिख सकते हैं। जब 5 से डिवाइड करने की बात कर रहे हैं तो यहाँ भी हमारे पास डिसजॉइंट जो क्लासेस आई थी वो 5 डिसजॉइंट क्लासेस थी, और ये जो पार्ट आप देख रहे हो इसमें भी हमें 5 डिसजॉइंट क्लासेस मिलेंगे। चाहे आप A0 से स्टार्ट करके लिखें या कोई और भी आप चाहें तो लिख सकते हो, क्योंकि हमें पता है A1 और A6 सेम होते हैं तो A11 भी सेम होता है। तो A1 के प्लेस पर अगर मैं चाहूँ तो A0 जो लिखा है A0 भी लिख सकता हूँ, मैं A5 भी लिख सकता हूँ, A10 भी लिख सकता हूँ, इसके प्लेस पर मैं A15 भी लिख सकता हूँ। यूनियन A1 है, A1 कहें, A6 कहें, A11 कहें, कुछ भी आप लिख सकते हैं। सपोज A11 लिख दिया हमने, यूनियन A2 कहें या A17 कहें या A22 कहें, सबकी वैल्यू सेम होती है तो मैं यहाँ A22 लिख सकता हूँ। यूनियन A3 के प्लेस पर मैं चाहूँ तो A33 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि A3 और A33 दोनों सेम आएंगे। इसी वे में यूनियन ऑफ A4 के प्लेस पर आप चाहो तो A4 भी लिख सकते हो, A24 भी लिख सकते हो। यानी W इज इक्वल टू जो होल नंबर का सेट है उसको आप इनमें से कोई भी लिख सकते हो। ये तो हमने डिसजॉइंट क्लासेस की बात की जब हम होल नंबर्स की बात कर रहे हैं। सेम वे में हम इंटीजर्स के लिए भी काम कर सकते हैं। इंटीजर्स की अगर हम बात करें, आई जो इंटीजर्स का सेट होता है, इंटीजर्स का जो सेट होता है आई, उसमें आपको पता है 0 1 2 एंड सो ऑन, -1 -2 एंड सो ऑन। नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स भी आ जाते हैं हमारे पास, नेचुरल नंबर के साथ माइनस का साइन यूज करते हैं तो ये इंटीजर्स आ जाते हैं। तो इसमें अगर आप देखते हैं, अगर आप इसमें A0 की बात करते हैं, क्लास, वो क्लास इंटीजर्स की जिनको हम 5 से डिवाइड करें रिमाइंडर 0 हो, तो वो आपको पता है 0 5 10 एंड सो ऑन, ये तो होंगे ही होंगे। लेकिन -5 -10 एंड सो ऑन ये भी आ जाएंगे। इसी वे में A1 की बात करें, A1 का मतलब क्या है, वो सभी इंटीजर्स जिनको हम 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या हो, 1। तो वो क्या बनते हैं 1 6 11 16 एंड सो ऑन। और 1 से पहले अगर आप देखते हैं तो ध्यान दें, आपको एक चीज का पता होना चाहिए कि अगर मैं -1 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो बड़ा अच्छा रिजल्ट है। -1 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या होगा, -1 को अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा, सोचना जरूर। कि हम देखते हैं, अगर मैं यहाँ -1 लिखता हूँ तो यहाँ मेरे पास, या मैं
-5 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 हो जाएगा। यानी -1 को अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो ध्यान रखना रिमाइंडर 4 आएगा। इसी वे में अगर आप -4 को अगर आप 5 से डिवाइड करते हो तो -4 को अगर 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आता है। तो इसका मतलब जो ये क्लास ऑफ 1 है इसमें आपको यहाँ क्या मिलेगा, -4, -9 एंड सो ऑन। इसी वे में A2 में वो सभी इंटीजर्स होंगे जिनको 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आए, तो वो क्या बनते हैं 2, 7, 12 एंड सो ऑन। और इससे पहले -3, -8 एंड सो ऑन। सिमिलरली A3 अगर आप देखते हैं तो A3 में वो सभी इंटीजर्स जिनको 5 से डिवाइड करें रिमाइंडर 3 हो तो 3, 8, 13 एंड सो ऑन। और उससे पहले -2, -7 एंड सो ऑन। ये सभी ऐसे इंटीजर्स हैं जिनको आप 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा। इसी वे में अगर आप A4 की बात करते हैं तो A4 में वो सभी इंटीजर्स जिनको 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 4 हो तो 4, 9, 14 एंड सो ऑन। और -1, -6 एंड सो ऑन। और इसका मतलब जो इंटीजर्स हैं आई से रिप्रेजेंट करें या जेड से, जनरली हम इंटीजर्स को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जेड से रिप्रेजेंट करें तो वो किसकी इक्वल होगा, A0 यूनियन A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4। और ये जो A0, A1, A2, A3, A4 हैं ये सभी के सभी क्या होंगे, डिसजॉइंट। सिंपल सी बात है, जब 5 से डिवाइड करने की बात कर रहे हैं तो हमारे पास जो ये डिसजॉइंट क्लासेस आ रही हैं वो 5 आएंगी, क्योंकि 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा, या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा। अगर हम 10 से डिवाइड करने की बात करते तो यहाँ हमारे पास 10 डिसजॉइंट क्लासेज आ जाती, A0, A1, A2, A9 तक आ जाता, सोचने की जरूरत नहीं है। तो ये जो पार्ट है हम इसको डिसजॉइंट क्लासेस, इक्विवेलेंस क्लासेस की फॉर्म में, यूनियन की फॉर्म में इनको हम लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहा गया है, लेट n बी द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर एंड r बी द रिलेशन ऑन n क्रॉस n कार्टेशियन प्रोडक्ट। जैसे a क्रॉस b कहते हैं वैसे ही n क्रॉस n जो सेट है उस पर हम रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं। तो रिलेशन में जैसे ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में आएगा हमारे पास, ऑर्डर्ड पेयर ए बी इज रिलेटेड टू ऑर्डर्ड पेयर सी डी। कब कहेंगे ए बी इज रिलेटेड टू सी डी, कब कहेंगे, कोई फिक्स नहीं होता, जो रिलेशन डिफाइन की जाती है हम वही लेते हैं। तो यहाँ क्या रिलेशन डिफाइन करें कि जो एक ऑर्डर्ड पेयर ए बी है, एक ऑर्डर्ड पेयर सी डी है, ये एक दूसरे से रिलेटेड कब होंगे, जब ए का और बी का, ए और डी का प्रोडक्ट फाइंड आउट करो, ए को डी से मल्टीप्लाई करो, बी को सी से मल्टीप्लाई करो। ए डी इज इक्वल टू बी सी अगर है तो आप क्या कहेंगे, ए बी ऑर्डर्ड पेयर इज रिलेटेड टू सी डी ऑर्डर्ड पेयर। जैसे मान लो एक ऑर्डर्ड पेयर है मेरे पास 1, 3 और दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है 2, 6। एक ऑर्डर्ड पेयर है 1, 3 और एक ऑर्डर्ड पेयर है 2, 6। अगर हम ये चेक करना चाहते हैं कि क्या ये एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, क्या ये एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, तो हम इनको एक दूसरे से रिलेटेड कब कहेंगे, जब आप 1 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 6, 6 आ गया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 2, 6 आ गया, यानी ए डी इज इक्वल टू बी सी आ गया। तो इसका मतलब क्या कह सकते हो कि ये एलिमेंट 1, 3 जो है वो 2, 6 से रिलेटेड होगा। लेकिन अगर मान लो मेरे पास होता 1, 3 और एक होता मेरे पास 2, 5, क्या ये एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैंने 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 1 इंटू 5, 5 आ गया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 इंटू 2, 6 आ गया। AD इज इक्वल टू BC नहीं है, AD इज इक्वल टू BC नहीं है, इसका मतलब 1, 3 जो एलिमेंट है नॉट रिलेटेड टू 1, 3 इज नॉट रिलेटेड टू 2, 5, यानी ये जो एलिमेंट है ये इससे रिलेटेड नहीं होगा। एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से यहाँ रिलेटेड कब होगा, एक ऑर्डर्ड पेयर दूसरे ऑर्डर्ड पेयर से रिलेटेड कब होगा, जब फर्स्ट और फोर्थ का प्रोडक्ट और सेकंड और थर्ड का प्रोडक्ट अगर इक्वल है तो हम कहेंगे कि ये दोनों जो ऑर्डर्ड पेयर है या जो दोनों एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। इफ एंड ओनली AD इज इक्वल टू BC। तो हम कह रहे हैं कि ये जो रिलेशन है, शो दैट द रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन n क्रॉस n। इस रिलेशन को हम क्या कहना चाहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन है मतलब हम इस रिलेशन को क्या प्रूव करेंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव।
और उसके बाद हमें, वैसे तो डिफरेंट एलिमेंट्स की क्लासेस कह सकते हैं, लेकिन हम यहाँ क्लास ऑफ 2 and 6, 2 6 एक जो एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर 2 6, हम इसकी इक्विवेलेंस क्लास फाइंड आउट करना चाहेंगे क्या होगी। तो पहले हम इस रिलेशन को क्या प्रूव कर रहे हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। ए बी इज रिलेटेड टू सी डी कब होगा, अगर ए डी इज इक्वल टू बी सी। अब मुझे पहले रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है, रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है, मुझे क्या प्रूव करना है, सेम एलिमेंट इज रिलेटेड टू सेम एलिमेंट, यानी ए बी इज रिलेटेड टू ए बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन। हमें क्या प्रूव करना है, ए बी इज रिलेटेड टू ए बी। ए बी इज रिलेटेड टू ए बी कब होगा, याद नहीं करना क्या लिखा हुआ है, तो मुझे ये बताना चाहिए मुझे क्या प्रूव करना है कि सेम एलिमेंट सेम से रिलेटेड होगा। और मैं ए बी इज रिलेटेड टू ए बी कब कह सकता हूं, जब बी और ए का प्रोडक्ट यानी बी ए और बी का प्रोडक्ट यानी ए बी, अगर बी ए और ए बी अगर इक्वल है, बी इंटू ए इंटू बी अगर इक्वल है, होते हैं इक्वल, दो नंबर है नेचुरल नंबर, मल्टीप्लाई कर रहे हो, 3 इंटू 2 कहो या 2 इंटू 3 कहो, सेम होते हैं। तो हम क्या इसमें जैसे क्या लिखते हैं, बी है ए बी इज इक्वल टू बी ए, लेकिन मैं क्या करूँ, पहले हम ये लिखते हैं तो इससे पता चल गया हमें क्या प्रूव करना है, ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो यहाँ हमने लिख लिया ए बी अगर कोई भी नेचुरल नंबर एन क्रॉस एन का एलिमेंट है तो हमें पता है ए बी इज इक्वल टू बी ए होता है। क्यों लिखा, क्योंकि इसकी हेल्प से मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी इज रिलेटेड टू ए बी, और ए बी इज रिलेटेड टू ए बी मतलब कॉम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन था, और ए बी इज रिलेटेड टू ए बी का मतलब क्या हुआ, सेम एलिमेंट इज रिलेटेड टू सेम एलिमेंट, मतलब रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव। सेकंड क्या प्रूव करनी है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या लेकर चलते हो, ए बी इज रिलेटेड टू सी डी, ए बी इज रिलेटेड टू सी डी, और आगे क्या कहोगे, सी डी इज रिलेटेड टू ए बी। ए बी इज रिलेटेड टू सी डी लेकर चल रहे हो और सी डी इज रिलेटेड टू ए बी प्रूव करना है, तो सिंपल है। अगर ए बी रिलेटेड टू सी डी है तो इसका मतलब ए बी और सी डी किस में बिलोंग करते हैं, एन क्रॉस एन में, और अगर ए बी इज रिलेटेड टू सी डी है तो इसका मतलब ए डी इज इक्वल टू क्या होगा, बी सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी। अब मुझे क्या करना है, सी डी इज रिलेटेड टू ए बी कहना है। अब ये वाला जो पार्ट लिखा गया है ना, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, हमें क्या प्रूव करना है, सी डी इज रिलेटेड टू ए बी। सी डी इज रिलेटेड टू ए बी कब कह पाऊंगा, जब मैं डी ए और सी बी को इक्वल प्रूव करता हूँ, डी ए और सी बी को इक्वल प्रूव करता हूँ। तो ये जब बी सी है तो बी सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, सी बी। ए डी है, ए डी को मैं क्या लिख सकता हूँ, डी ए। तो मैंने क्या लिख दिया, सी बी इज इक्वल टू डी ए, और सी बी इज इक्वल टू डी ए का मतलब क्या हुआ कि मैं क्या कह सकता हूँ, सी डी इज रिलेटेड टू ए बी। यानी अगर ए बी इज रिलेटेड टू सी डी है, ए बी इज रिलेटेड टू सी डी है, तो हमने क्या प्रूव कर दिया, सी डी इज रिलेटेड टू ए बी, मतलब रिलेशन इज सिमेट्रिक, रिलेशन इज सिमेट्रिक। अब हम ट्रांजिटिव प्रूव करना चाहेंगे, ट्रांजिटिव के लिए क्या लेकर चलते हैं, ए बी इज रिलेटेड टू सी डी एंड सी डी इज रिलेटेड टू सी एफ, ए बी इज रिलेटेड टू सी डी एंड सी डी इज रिलेटेड टू सी एफ, क्या ई एफ, सी डी इज रिलेटेड टू ई एफ, सी डी इज रिलेटेड टू ई एफ। तो हम क्या प्रूव करना चाहेंगे, ए बी इज रिलेटेड टू ई एफ, क्या प्रूव करना चाहेंगे आगे जाके, ए बी इज रिलेटेड टू ई एफ। अब ए बी इज रिलेटेड टू ई एफ मुझे प्रूव करना है, तो मेरे माइंड में होना चाहिए मैं क्या करके दिखाऊं, मैं अगर ए बी इज रिलेटेड टू ई एफ कब कह पाऊंगा, जब मैं बी और ई का प्रोडक्ट और ए और एफ का प्रोडक्ट यानी ए एफ इज इक्वल टू, अगर बी ई प्रूव कर दूं कहीं से, अगर मैं ए एफ इज इक्वल टू बी ई कहीं से प्रूव कर दूं तो मैं क्या कह पाऊंगा, ए बी इज रिलेटेड टू ई एफ, और ए बी इज रिलेटेड टू ई एफ का मतलब रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगी। यूज क्या करना है, ए बी इज रिलेटेड टू सी डी एंड सी डी इज रिलेटेड टू ई एफ। ए बी इज रिलेटेड टू सी डी, ए बी इज रिलेटेड टू सी डी, ए बी इज रिलेटेड टू सी डी का मतलब क्या है, ए डी इज इक्वल टू बी सी। सी डी इज रिलेटेड टू ई एफ, सी डी इज रिलेटेड टू ई एफ का मतलब क्या है, सी एफ इज इक्वल टू डी, सी एफ इज इक्वल टू डी। अब ये इक्वेशन 1 कह देते, ये इक्वेशन 2 कह देते, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं ताकि ये रिजल्ट आ जाए, ए डी इंटू सी एफ इज इक्वल टू बी सी इंटू डी, डी से डी कैंसिल हो जाएगा और किससे, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, डी से डी कैंसिल हो गया, सी से सी कैंसिल हो गया, क्या बच जाएगा, ए एफ इज इक्वल टू बी, और ए एफ इज इक्वल टू बी का मतलब क्या होगा, ए बी इज रिलेटेड टू ई एफ, ए बी इज रिलेटेड टू ई एफ, यानी ए बी इज रिलेटेड टू सी डी एंड सी डी इज रिलेटेड टू ई एफ, मीन्स हमने क्या प्रूव कर दिया, ए बी इज रिलेटेड टू ई एफ, मतलब रिलेशन इज ट्रांजिटिव, और रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है, तो इसका मतलब ये इक्विवेलेंस रिलेशन, और इक्विवेलेंस रिलेशन है तो हम इक्विवेलेंस क्लास डिफाइन कर सकते हैं, और वो हमने अब किसकी क्लास डिफाइन करनी है, ऑर्डर्ड पेयर 2 6 की, ऑर्डर्ड पेयर 2 6 की इक्विवेलेंस क्लास डिफाइन करनी है। और इसके लिए क्या होगा, इसमें किसके एलिमेंट होंगे, एन क्रॉस एन के,
क्योंकि रिलेशन किस पर डिफाइंड है, n क्रॉस n पर। तो जो यहाँ लिख लेते हैं क्लास ऑफ 2 6, ये ले रहे हैं क्लास ऑफ 2, वो ऑर्डर्ड पेयर होंगे एक्स वाई किसके एलिमेंट होंगे, n क्रॉस n के, वो होंगे जो इस 2 6 से रिलेटेड होंगे, 2 6 से, यानी क्या करें एक्स वाई, क्या करें एक्स वाई इज रिलेटेड टू 2 6, ये वाला पार्ट सेम एज इट इज आ जाएगा, एक्स वाई इज रिलेटेड टू 2 6 कब कहेंगे, जब x इंटू 6 और y इंटू 2 इक्वल हो। ये ऑर्डर्ड पेयर एक दूसरे से रिलेटेड कब होंगे, जब x और 6 की मल्टीप्लीकेशन यानी 6x, y और 2 की मल्टीप्लीकेशन यानी 2y, क्या कहेंगे 6x इज इक्वल टू 2y, और 6x इज इक्वल टू 2y कहें, या 2 से कैंसिल करेंगे तो 3, यानी y इज इक्वल टू 3x हो जाए, y इज इक्वल टू 3x हो जाए। तो क्या कह रहे हैं, वो ऑर्डर्ड पेयर सच दैट xy बिलोंग्स टू n क्रॉस n एंड y इज इक्वल टू 3x। तो y इज इक्वल टू 3x का मतलब क्या हुआ कि जो x की वैल्यू लूंगा y की वैल्यू उसका 3 टाइम्स हो जाएगी। तो इसमें एलिमेंट क्या क्या हो गए 1 3 2 6 3 9 एंड सो ऑन। आगे का भी पता है मुझे 13 39, इसमें एंड सो ऑन में 13 39 50 150, कोई भी नेचुरल नंबर ले लो उसका 3 टाइम्स नंबर लेके ऑर्डर्ड पेयर में, ये जो नंबर है ये इस क्लास 2 6 के इक्विवेलेंट होंगे। तो ये जो 2 6 है ये 3 9 के इक्विवेलेंट है, यानी 2 6 जो एलिमेंट है क्या ये 3 और 9 से रिलेटेड है, क्योंकि इस क्लास में वो सभी एलिमेंट आएंगे जो इस 2 6 से रिलेटेड होंगे। तो क्या ये है रिलेटेड, तो ये रिलेटेड होगा या नहीं होगा भाई, आपने 6 इंटू 3 देख रहे हो 18, 2 इंटू 9 देख रहे हो 18, तो इसका मतलब है। तो ये जो एलिमेंट आप देख रहे हो, पहला कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, दूसरा जो ऑर्डर्ड पेयर में नेचुरल नंबर होगा अगर वो मैं 3 टाइम्स ले लेता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली इसके इक्विवेलेंट होंगे। तो ये किसकी क्लास कहलाएगी, क्लास ऑफ एलिमेंट 2 6, जो ऑर्डर्ड पेयर 2 6 है उसकी ये क्लास कहलाएगी। तो इस वे में हम क्लासेस डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास पार्टीशन ऑफ ए सेट, मतलब अगर कोई सेट है उसकी हमने पार्टीशन करनी हो तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए देखें क्या कह रहे हैं। लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी सेट। ध्यान रहे पहले जो हम बात कर रहे थे वो इक्विवेलेंस क्लास की बात कर रहे थे, अब हम यहाँ सेट के पार्टीशन की बात कर रहे हैं। इक्विवेलेंस क्लासेस की जो यूनियन थी, इक्विवेलेंस क्लासेस की यूनियन थी वो भी सेट के इक्वल लिखी गई थी, एग्जाम्पल में हमने नेचुरल नंबर के इक्वल लिखा था। लेकिन हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो पार्टीशन की बात कर रहे हैं वो अलग अलग पार्टीशन भी हो सकती हैं, लेकिन कब होंगी वो पार्टीशन, जो वो इन गिवन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगी। लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड ए सेट ए पी इज इक्वल टू, पी में हमने क्या लिख लिया A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन AN, ये पार्टीशन कहलाएगी। वेयर AIs आर, ध्यान देना है बस, AI जो है A1 A2 A3 A4 है क्या होने चाहिए नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट इज कॉल्ड ए पार्टीशन ऑफ सेट S, यानी ये जो कलेक्शन है A1 A2 AN की, इसको हम S सेट की पार्टीशन कहेंगे। कब कहेंगे, जब वो इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगी, यानी S इज इक्वल टू क्या होगा A1 यूनियन A2 यूनियन A3 एंड सो ऑन यूनियन AN। मतलब ये जो पार्टीशन में हमने ये सेट्स लिए हैं इन सब की यूनियन आप फाइंड आउट करें तो वो यूनियन किसके इक्वल हो, S सेट के इक्वल हो, और AI इंटरसेक्शन AJ इज इक्वल टू फाई हो अगर I J के इक्वल है। मतलब ये जितने भी सेट्स हैं ये सेट्स एक दूसरे से क्या होने चाहिए, म्यूचुअली डिसजॉइंट होने चाहिए। अगर कोई एलिमेंट कॉमन आ जाता है तो आप उसको उसकी पार्टीशन नहीं कहेंगे। AI इंटरसेक्शन AJ इज इक्वल टू 5 और I इज नॉट इक्वल टू J, दैट इज ये जो AI सेट्स हैं दीज आर पेयर वाइज डिसजॉइंट। A3 A4 A3 A6 अगर इनकी इंटरसेक्शन लेंगे तो वो 5 होनी चाहिए, तो हम इनको हम क्या कहेंगे पार्टीशन ऑफ ए सेट। जैसे आप एग्जांपल में देख रहे हो कंसीडर द सेट S इज इक्वल टू 1 2 3, ये एक सेट है इसमें एलिमेंट क्या है 1 2 3, तो इस सेट की जो पार्टीशंस हैं, ये जो P1 है ये एक पार्टीशन है, इसमें हमने पूरा का पूरा सेट ऐसे ही ले लिया, एक ही सेट ले लिया, तो ये भी ऑटोमेटिकली इसकी क्या कहलाएगी पार्टीशन, क्योंकि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। भाई एक सेट है ये A1 मान लो, ये एक सेट A1 है, S इज इक्वल टू क्या कह दिया A1, और डिसजॉइंट के लिए तो दूसरा कोई सेट है ही नहीं देखने के लिए, तो ऑटोमेटिकली ट्रिवियली ये इसकी क्या है पार्टीशन। लेकिन जो P2 इज इक्वल टू कह रहा हूँ मैंने ये कह दिया, एक सेट में मैंने एलिमेंट ले लिए A1 सेट में एलिमेंट ले लिए 1 2, A2 सेट में मैंने एक एलिमेंट ले लिया A3। अगर मैं A1 यूनियन A2 फाइंड आउट करूंगा तो उसमें क्या आ जाएगा 1 2 3, यानी सेट S के इक्वल आ जाएगा, और दोनों ये सेट्स क्या है डिसजॉइंट है, तो इसका मतलब ये भी मेरी क्या हो जाएगी पार्टीशन। एक है 1 और 2 3,
दोनों की यूनियन सेट एस के इक्वल है और दोनों क्या है, डिसजॉइंट। 1 3 और 2, ये A1 में 1 ले लिया मैंने, A2 में 2 ले लिया, A3 में 3 ले लिया। इन तीनों की यूनियन एस के इक्वल हो जाएगी और तीनों डिसजॉइंट है, तो इसका मतलब ये भी पार्टीशन हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इसमें, ये जो था मेरे पास एग्जांपल, अगर मैं इसमें ये जो पार्टीशंस थी, एक तो मैं 1 कह देता, एक 2 कह देता, और एक अगर मैं 2 3 कह देता, अगर मैं ये लेता पार्टीशन कि ये मेरा A1 है, ये A2 है, ये A3 है, तो क्या ये पार्टीशन होगी? भाई इन तीनों की यूनियन अगर आप लोगे, तो इन तीनों की यूनियन अगर आप लोगे वो तो एस के इक्वल हो गई, लेकिन ये A2 और A3 जो है, 2 इसमें भी आ गया, 2 इसमें भी आ गया, A2 इंटरसेक्शन A3 जो है वो फाई के इक्वल नहीं है, फाई के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये जो पार्टीशन के मेंबर्स हैं ये डिसजॉइंट नहीं है, पेयर वाइज डिसजॉइंट होना चाहिए। तो इसका मतलब ये जो मैंने लिया है इसको मैं पार्टीशन नहीं कह सकता, ये सेट एस की पार्टीशन नहीं होगी। सेट एस की पार्टीशन कौन सी होगी? जो इन टू कंडीशंस को, जो ये हम कंडीशन कह रहे हैं कि एस इन सभी सेट्स की यूनियन हो, और ये जो सेट्स हैं ये सेट्स क्या हो, पेयर वाइज डिसजॉइंट, तभी हम इस कलेक्शन को पार्टीशन कहेंगे। जैसे यहाँ है सेट एस में मेरे पास 10 एलिमेंट है, A1 1 2 3 4 10 तक एलिमेंट है, A1 A2 A3 A4 ये लिख दिया। आप देख लो P इज इक्वल टू A1 A2 A3 A4, क्या ये पार्टीशन है? आप ये देखो कि अगर आप इनकी यूनियन लोगे A1 A2 A3 A4, इनकी अगर आप यूनियन लोगे तो क्या 1 से 10 आ गए सारे एलिमेंट? आप चेक करके देखो 1 से 10 सारे एलिमेंट आ गए, और उसके अलावा और कोई एलिमेंट नहीं है, तो इनकी यूनियन जो है वो एस के इक्वल है। क्या ये पेयर वाइज डिसजॉइंट है? भाई इसमें मेरे पास 7 है तो किसी में है क्या 7? नहीं है। A1 और A3 की इंटरसेक्शन फाइंड आउट करें, 5 हो। A2 और A4 की, A2 और A3 की, A2 और A1 की, जितनी भी पॉसिबल है आपके पास पेयर बनाना, वो पेयर डिसजॉइंट होने चाहिए, और डिसजॉइंट है। AI इंटरसेक्शन इज इक्वल टू 5 है, तो इसका मतलब ये जो हमने कलेक्शन ली है P, ये जो कलेक्शन है ये इस सेट S के लिए क्या होगी, पार्टीशन होगी। इसी वे में अगर इसी केस में मैं A1 A2 और A3 ये ले लेता हूँ, A1 में क्या लिए 1 2 5 9, A2 में और A3 में, तो P इज इक्वल टू A1 A2 A3 हो गया। क्या ये पार्टीशन होगी? आप देख रहे हो 8 ऐसा एलिमेंट है, 8 जो A1 A2 A3 में है ही, A1 8 जो है वो A1 यूनियन A2 यूनियन A3 में है ही नहीं, तो इसका मतलब इन तीनों की जो यूनियन है वो S के इक्वल नहीं हो सकती, और S के इक्वल नहीं हो सकती तो इसका मतलब इसको हम पार्टीशन नहीं कहेंगे, ये पार्टीशन नहीं कहलाएगी। इसी वे में A1 A2 A3 है और P इज इक्वल टू A1 A2 A3, क्या ये पार्टीशन है? ये भी पार्टीशन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इन तीनों की अगर आप यूनियन देखेंगे तो इन तीनों की जो यूनियन है वो आई थिंक S के इक्वल हो जाएगी, लेकिन A1 और A2 में कॉमन एलिमेंट 6 है, A1 और A2 में 6 है, तो इसका मतलब A1 और A2 जो है वो डिसजॉइंट नहीं है, और डिसजॉइंट नहीं है तो इसका मतलब इस पार्ट को हम, इस कलेक्शन को हम पार्टीशन नहीं कह सकते। ये जो कलेक्शन है ये कलेक्शन पार्टीशन नहीं कहलाएगी। नेक्स्ट जैसे एग्जांपल है, कंसीडर द सेट एस, एस में मेरे पास क्या एलिमेंट है 1 to 15, सेट एस में 15 एलिमेंट है, एंड इट्स सबसेट ये A1 A2 A3 इज, दिस इज ए पार्टीशन, क्या ये पार्टीशन है सेट एस के लिए? एक तो पहले देखो क्या 1 से 15 आ गए सब, अगर आप A1 यूनियन A2 यूनियन A3 फाइंड आउट करोगे, इन सब की यूनियन फाइंड आउट करोगे, तो वो यूनियन तो S के इक्वल है ही है, वो यूनियन S के इक्वल है, और A1 A2 A3 ऑल क्या है, नॉन एम्प्टी सबसेट है। ये तो हो गया। क्या ये डिसजॉइंट है? भाई A1 को देखो A2 A3 के साथ डिसजॉइंट है, यानी A2 को A1 A3 के साथ, A3 को A1 A2 के साथ, तो आप देखेंगे कि A1 A2 A1 A3 A2 A3 की इंटरसेक्शन अगर फाइंड आउट करते तो फाई आता है, इसका मतलब A1 A2 A3 जो है वो पेयर वाइज डिसजॉइंट है, तो इसका मतलब इनकी यूनियन S के इक्वल भी है और ये पेयर वाइज डिसजॉइंट भी है, तो ये जो कलेक्शन है P A1 A2 A3 की, ये क्या होगी, पार्टीशन फॉर सेट S, ये पार्टीशन होगी सेट S के लिए। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कि आपको वीडियो कैसा लगा, और एक लाइक तो बनता ही है, हमने अपनी तरफ से मेहनत की है, आप इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें अपने फ्रेंड सर्कल में। आई होप सब्सक्राइब तो आप कर ही चुके होंगे, नहीं किया तो सब्सक्राइब करें,
कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं जल्दी ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट।